दोस्तों नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित कल हमारा टॉपिक था पार्लियामेंट यानी संसद से संबंधित क्वेश्चनों को हमने एनालिसिस किया। तो 34 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। 35 से आज स्टार्ट करेंगे और आप लोगों की कमेंट मैंने देखे तो सभी को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है समय के अभाव के कारण, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आपकी समस्याओं को ध्यान में रख के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो साथ ही आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। यानी संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी बिल पास होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास संस्तुति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे रोक सकते हैं, चाहे तो अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए भी दो प्रावधान हैं और पहली बार राष्ट्रपति उसे वापस कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, दूसरी बार जब संसद यानी लोकसभा राज्यसभा के द्वारा उस बिल को दूसरी बार जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसको पास करने के लिए जो होते हैं मैंडेटरी होता है, अनिवार्य होता है। यानी राष्ट्रपति को सेकेंड टाइम जब बिल जाता है तो वो पास करना ही होता है। आप देख सकते हैं जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। और यह अधिकार राष्ट्रपति के आर्टिकल 111 यानी आर्टिकल 111 से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उसमें राइट आंसर पूछा गया है। तो देख लेते हैं, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। तो बिल्कुल ये जो है रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जो मनी बिल होता है उसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा की उसमें कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। उसको 14 दिन का टाइम रहता है, उसे पास करना होता है तो राज्यसभा करती है, नहीं करना होता है तो लोकसभा के द्वारा वो पास मान लिया जाता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि धन विधेयक जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सी है, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, रॉन्ग हो जाएगा। और यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं धन विधेयक के संदर्भ में प्रावधान संविधान के आर्टिकल 110 में दिए गए हैं। यानी 110 में मनी बिल की का डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, उसे परिभाषित किया गया है और इसका उल्लेख जो है 109 में किया गया है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है और आर्टिकल 107 यह स्पष्ट रूप से कहता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जा सकता है। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इस संबंध में लोकसभा का जो अधिकार होता है वह अंतिम निर्णय लोकसभा स्पीकर का ही माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक, कब तक नहीं कर सकती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा। यानी राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा हो जाएगा जब राष्ट्रीय आपातकाल हो। ठीक है, आपको बताया था पहली क्लास में कि राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून तभी बना सकती है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बनाती है? 249। और तभी बनाती है जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, यानी ये जो है राष्ट्र के मामले में आता है। और दूसरा जब स्थिति जब होती है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तब जो है राज्य सूची के विषयों में संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। और पहला है, भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने के निर्देश न दे, ये रॉन्ग हो जाएगा। और विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे, विधानसभा अध्यक्ष का इससे कोई संबंध नहीं होता है। यानी आज का डी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सामान्यतः भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती, किंतु कुछ परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, जैसे कि राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, यानी वो मामला जो होता है राष्ट्र के हित में आवश्यक है। आर्टिकल 249 वो राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 धातव्य है कि भारतीय संविधान द्वारा संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों में बांटा गया है। और संघ सूची पर संघ सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है और समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है।
परंतु राज्य सूची पर संघ सरकार उपरोक्त निम्नलिखित परिस्थितियों में कानून बना सकती है। कब बना सकती है? राष्ट्रीय हित के मामलों में और आपातकाल की स्थिति में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? ठीक है, ये पूछा गया है, सही नहीं है। तो देख लेते हैं, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। और राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 का मतलब है विशेष बहुमत, मोर देन 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। जैसे एज ए मेंबर 100 सदस्य हैं, उसका 2/3 आप निकाल सकते हैं। और ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। ये भी राइट हो जाएगा, यानी भारत के लिए या भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर जैसे जम्मू कश्मीर है और बांग्लादेश की बात करें, अभी हाल ही में यहाँ पे संशोधन किया था। 111 इनक्लेव जो भारत ने बांग्लादेश को दे और बांग्लादेश ने जो 51 इनक्लेव इंडिया को सौंपे थे। और डी है, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी और सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेन हम कर चुके हैं कि राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित के मामलों में ही राज्यसभा बना सकती है, अन्यथा राज्य सूची ही इसमें बनाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप में प्राप्त हैं? तो आप देख सकते हैं, धन विधेयक यानी मनी बिल के संबंध में एकाधिकार किसको है? लोकसभा को है। यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, धन विधेयक या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा है, धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में। अरे भाई, जब लोकसभा को धन विधेयक मनी बिल के संबंध में एकाधिकार है तो उसका निरस्तीकरण भी और संशोधन भी उसमें कौन करेगा? लोकसभा ही करेगी। यानी दूसरा भी राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा है, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मनी बिल लोकसभा जारी करती है। ठीक है, और लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के ऊपर जो उत्तरदायी रहती है, तो इसलिए मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में ये भी राइट हो जाएगा। और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS, IFS ये 3 सेवाएं आती हैं इसमें। ठीक है, ये आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग, तो इसमें जो है एकाधिकार राज्यसभा को दिया गया है। यानी इसमें पहला, दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा, फोर्थ इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं, निम्न विषयों पर लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में एकाधिकार प्राप्त है। जैसे मनी बिल हो गया, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, और धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, और मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। नोट देखिए इसका, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में राज्यसभा को एकाधिकार प्राप्त है आर्टिकल 312 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? ठीक है, सीमाओं में परिवर्तन करने की बात कर रहा है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति को। आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद को, ठीक है, करती काम कौन है? संसद। अप्रूवल कौन देता है? राष्ट्रपति देते हैं। अंतिम रूप से जो अप्रूवल देते हैं वो राष्ट्रपति देते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद को राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है। संविधान के आर्टिकल 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। यानी संसद पूरा प्रोसेस कंप्लीट करती है, और अंतिम रूप से जो है उसमें जो है सिग्नेचर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। इसलिए शक्ति प्राप्त किसको है? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है हमारा, नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? ठीक है, तो नए राज्यों के संबंध में यह शक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं दिया गया है, तो यानी संसद राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्षेत्रीय समायोजन की शक्ति भारत में किसके पास है जिसके द्वारा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है? तो 42 को देख लेते हैं, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, संसद के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सर्जन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सर्जन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। किसके द्वारा की जा सकती है? राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा।
यानी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी स्टेट में विधान परिषद की ज़रूरत है। ठीक है, जिस प्रकार केंद्र में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन हैं। और वर्तमान में आप देख सकते हैं कितने स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद हैं, लगभग 7 या 8 स्टेट हैं। तो विधानसभा प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजती है कि हमें विधान परिषद की भी ज़रूरत है, आप इसमें संशोधन कीजिए। तो जब चाहे विधानसभा प्रस्ताव पारित कर संसद को दे सकती है, और संसद जो है जब चाहे विधान परिषद बना भी सकती है और उसे समाप्त भी कर सकती है। यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आर्टिकल 160 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल अथवा कुछ राज्यों में 2 सदनों तथा कुछ राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। और संसद के नाम क्रमशः विधानसभा और विधान परिषद होंगे। वर्तमान में कुल 6 राज्य, ठीक है, तो वर्तमान में 6 स्टेट दिए गए हैं, तो 6 राइट हो जाएंगे। पहले 7 या 8 थे, क्यों थे? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है उस टाइम विधान परिषद जम्मू कश्मीर भी थी, और वर्तमान में जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया है, इसलिए जो है ये कम हो चुका है। वर्तमान में 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद विद्यमान है: बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त हाल ही में आंध्र प्रदेश विधानसभा में विधान परिषद को समाप्त करने का प्रावधान पारित हुआ था 27 जनवरी 2020 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। ठीक है, लेखा का मतलब है लेखानुदान के लिए, यानी वोट की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। ठीक है, यानी आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जब बजट की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है, और उस टाइम बजट का प्रावधान नहीं किया गया है, प्रस्ताव पास नहीं हो पाया है, तो लेखानुदान के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से पैसे को, बजट को स्वीकार किया जा सकता है। जब वार्षिक बजट के पारित होने की आशा सरकार को नहीं रहती है, ये देखिए, जब वार्षिक बजट के पारित होने की आशा सरकार को नहीं रहती है, तो शेष बचे प्रशासनिक एवं योजनागत कार्यों के व्यय के लिए एक विशेष प्रावधान बनाया गया है, जिसे लेखा के लिए वोट यानी लेखानुदान वोट भी कहते हैं, वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है, जिसे सरकार संसद में पारित कराकर व्यय के लिए पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराती है। सामान्यतः लेखा के लिए वोट यानी लेखानुदान के लिए वोट द्वारा निष्कासित बजट केवल 2 महीने के लिए होता है। ठीक है, इसकी वैलिडिटी जो है केवल 2 मंथ्स के लिए होती है। यदि देश में चुनावी वर्ष हो अथवा विनियोग विधेयक पर लंबी बहस चल रही हो, तो लेखा के लिए वोट को 2 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो किस स्तर पर होती है? जो बहस होती है वो द्वितीय वाचन के समय होती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और दूसरे में जो है बहस होती है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस द्वितीय वाचन के समय होती है। आम बहस तब होती है जब विधेयक का प्रस्ताव सदन के समक्ष यह प्रस्ताव रखता है कि विधेयक पर विचार किया जाए या इसे प्रवर समिति के विचारार्थ सुपुर्द कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वित्त विधेयक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी जो फाइनेंस बिल होता है उसके संबंध में असत्य कथन पूछ रहा है। तो देखते हैं इसका, यह सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ये राइट हो जाएगा। और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। ठीक है, मनी बिल यानी फाइनेंस बिल दोनों राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। क्यों बाध्य होता है? क्योंकि बिल लाने से पहले राष्ट्रपति से पूछा जाता है और राष्ट्रपति परमिशन देते हैं, उसके बाद ये बिल लाया जाता है, इसीलिए राष्ट्रपति इसको प्रस्ताव को पास करने के लिए बाध्य होता है। और सी है, राज्यसभा अस्वीकार करने का अधिकार नहीं रखती, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उस बिल को राज्यसभा अस्वीकार करने का अधिकार रखती है। और डी है, इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं राज्यसभा वित्त विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। वित्त विधेयक भी धन विधेयक की ही भांति राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है, इसे दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए। राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है या उसे अस्वीकृत भी कर सकती है।
यदि दोनों सदनों में वित्तीय विधेयक पर अंतिम रूप से असहमति हो जाती है तो आर्टिकल 108, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 108, यहाँ पे ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है, यानी संयुक्त बैठकों से संबंधित उपबंध लागू होते हैं और राष्ट्रपति वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों को लौटा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संसद के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। तो इसे देख लेते हैं। तो यह देश की सर्वोच्च कानून यानी फाइनल लॉ मेकिंग बनाने वाली संस्था है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लॉ बनाती है, कानून का निर्माण कौन करता है? संसद के द्वारा किया जाता है। दूसरा है, यह समवर्ती या संघीय सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में कानून बना सकती है। बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है। ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष प्रस्ताव की जरूरत होती है, ना कि संसद के माध्यम से इनको हटाया जा सकता है। इसलिए सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। और इसके पास विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा संविधान में संशोधन की शक्ति है और संविधान में संशोधन संसद के माध्यम से किया जा सकता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी डी राइट हो जाएगा, सी वाला इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग इम्पीचमेंट, ठीक है, जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा उन्हें पदमुक्त किया जाता है। यानी भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली संस्था है। इसे समवर्ती सूची और संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का शक्ति प्राप्त है और संविधान में संशोधन की शक्ति भी भारतीय संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघ की विधायी शक्तियां निहित होती हैं। तो भारतीय संघ की जो विधायी शक्तियां हैं वो किसमें निहित हैं? वो संसद में यानी पार्लियामेंट में निहित हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, भारतीय संघ की विधायी शक्तियां संसद में निहित होती हैं। इसका उपबंध संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में आर्टिकल 79 से 122 के अंतर्गत किया गया है और संविधान के आर्टिकल 79 में वर्णित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारांकित प्रश्नों के विषय में सही कथन है। तारांकित प्रश्न, ठीक है, तो बात करते हैं तारांकित प्रश्न क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। संसद के जिन सवालों का उत्तर सदस्य सदन में तुरंत चाहता है, ठीक है, उन्हें तारांकित प्रश्न कहा जाता है और तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है, न कि लिखित रूप में। और तथा अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न का मतलब है उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उस पर पूछा जा सकता है और इस प्रश्न पर तारा लगाकर इसका अन्य प्रश्नों से विभेद किया जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिस प्रश्न पे स्टार का चिन्ह लगाता है उसे तारांकित प्रश्न के नाम से जाना जाता है, यानी इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा आप देख सकते हैं, पहला जो है उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और तीसरा है पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी पहला और तीसरा इसका राइट हो जाएगा, बाकी का संबंध इससे नहीं है। यानी तारांकित प्रश्न का मतलब है जिसमें स्टार लगाता होता है उसे तारांकित प्रश्न के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह सही अनुक्रम है जिससे होकर संसद में कोई साधारण विधेयक पारित होता है। यानी साधारण बिल, ठीक है, जो सिंपल बिल होता है उसको पास करने की प्रोसेस पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले पूर्व स्थापनोत्तर, ठीक है, पूर्व स्थापनोत्तर प्रस्ताव, पहले प्रस्ताव तैयार किया जाता है, उसके बाद सैद्धांतिक चर्चा होती है उस पर, उसके बाद खंड 100 उसमें विचार विमर्श किया जाता है और फिर प्रमाणीकरण प्रमाण दिया जाता है और अंत में जो है आम सहमति से उस बिल को पास किया जाता है। यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, संसद के किसी सदन में कोई भी साधारण विधेयक, ठीक है, सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात वह प्रथम वाचन होता है। जब प्रस्तुत किया जाता है उसे प्रथम वाचन कहते हैं और पुनः द्वितीय वाचन के तहत उस पर चर्चा होती है और समिति को भी दे दिया जाता है जो उस पर विस्तृत अध्ययन व चर्चा करती है। यानी कमेटी को सौंपा जाता है कि कमेटी से कहा जाता है कि आप इसे देखिए, इसमें सही है कि गलत है, और गलत क्या है और है तो गलत है तो है क्या और सही है तो है क्या।
उस पर कमेटी चर्चा करती है और तृतीय वाचन के तहत इसे सदन पास करता है और तृतीय वाचन के तहत उस पर पास करने की बात आती है, वोटिंग होती है और उस विधेयक को दूसरे सदन को भेज दिया जाता है। दूसरा सदन भी इन्हीं प्रक्रिया विधि को अपनाता है। जब द्वितीय सदन भी पास कर देता है तब राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सामान्य वित्तीय विधान में चरण सम्मिलित हैं। तो सामान्य वित्तीय विधान जो है इसमें कौन कौन से चरण सम्मिलित हैं पूछा है, तो इसका देख लेते हैं। बजट का प्रस्तुतिकरण, भाई प्रस्तुतिकरण बिल्कुल राइट हो जाएगा, जब प्रस्तुति नहीं करेंगे तो कैसे पास होगा, ठीक है। दूसरा है बजट पर चर्चा, जब डिबेट होगी तब आगे बढ़ेगा, दूसरा भी राइट हो जाएगा। तीसरा है विनियोग विधेयक को पारित करना, ठीक है, तो तीसरा भी राइट हो जाएगा, भाई उसको चर्चा होगी तो पारित कराना भी जरूरी है। और चौथा है लेखानुदान, लेखानुदान का संबंध इससे नहीं है। मैंने बताया बोर्ड ऑन अकाउंट का संबंध किससे है, जब सामान्य बहस बजट में बजट प्रस्ताव की स्थिति नहीं है, ठीक है, बहस नहीं चल रही है तो हमें पैसे की आवश्यकता है, तब लेखानुदान का प्रयोग किया जाता है। और पांचवा है वित्त विधेयक को पारित करना। अब भाई जब बजट जो है प्रस्तुत हो चुका है, चर्चा भी हो चुकी है और पारित भी हो चुका है, तो अब क्या बचा है, उसको पारित कराना ही तो बचा है, तो वित्त विधेयक को पारित करना ये राइट हो जाएगा। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और फिफ्थ जो है राइट हो जाएगा, फोर्थ इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान के आर्टिकल 112 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष शुरू जो होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है वित्तीय वर्ष कहाँ से शुरू होता है, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के प्रारंभ में पूर्व वित्त मंत्री द्वारा संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा के वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, बजट, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण फाइनेंशियल, ठीक है, हाँ, फाइनेंशियल ईयर का वर्णन किया गया है, यानी बजट का प्रावधान नहीं है, प्रस्तुत किया जाता है। और बजट के पारित होने के पूर्व के प्रक्रियात्मक चरण क्रमशः बजट प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक पारित करना और वित्तीय विधेयक पारित करना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो लेखानुदान संघ सरकार को क्या प्रदान करता है, लेखानुदान बोर्ड ऑन अकाउंट, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, अर्थात जब संसद का सत्र ना चल रहा हो या कोई और परिस्थिति हो, आम बहस चल रही हो और हमें पैसे की आवश्यकता हो, तो ठीक है, बोर्ड ऑन अकाउंट के माध्यम से 2 मंथ्स के लिए पैसे को निकाला जा सकता है संचित निधि से। अगले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब सरकार का बजट न पास हो, ठीक है, जब सरकार आवश्यक खर्चों के भुगतान हेतु लेखानुदान के माध्यम से एक निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालती है तो उसे लेखानुदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो भारतीय संसद की जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो हुई थी, पहली कौन सी हुई थी, तो ये पहली जो संयुक्त बैठक थी वो दहेज के संबंध में थी, ठीक है, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही शेयर कीजिए। तो इसे देख लेते हैं। संविधान के आर्टिकल 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है और 1950 से लेकर अब तक 3 बार, ठीक है, अब तक जो है 3 बार संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। सबसे पहले 1960 में दहेज प्रतिषेध विधेयक पर दोनों सदनों में उठे विवाद के पश्चात बुलाई गई थी, और दूसरा बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977 में, और तीसरा आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में बुलाई गई थी। इसका मतलब है ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त जो विधेयक बुलाया जाता है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, संयुक्त जो अधिवेशन जो बुलाया जाता है उसमें ये होता है कि अगर बिल पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, रिजाइन देना पड़ता है, गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है। इसीलिए ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान बहुत सोच समझ के लिया जाता है, ठीक है। जिस बिल के संबंध में लिया जा रहा है वो बिल अगर ज्वाइंट सिटिंग के माध्यम से पास नहीं हो पाया तो गवर्नमेंट को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसीलिए इस बिल को आम सहमति के बाद ही लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो किस संबंध में होती है, साधारण विधेयक के संबंध में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय संसद के जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल संविधान के साधारण विधेयक के संबंध में होती है, सिंपल बिल जो लाया जाता है, वित्त विधेयक के संबंध में नहीं, संविधान संशोधन के विधेयक में नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में नहीं।
यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयक के संबंध में ही किया जाएगा। आप देख सकते हैं, जब कोई साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है और यदि दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर देता है तो विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों पर दोनों सदन असहमत हैं, या जब दूसरा सदन विधेयक को 6 महीने तक अपने पास रोके रखता है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। और ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर करेगा। अध्यक्षता स्पीकर करेगा और राष्ट्रपति उनको बुलाते हैं। सामान्यतः लोकसभा सदस्य संख्या अधिक होने के कारण विधेयक पर प्रभाव अधिक डालती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? यहाँ पे अध्यक्षता की बात हो रही है तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर ही इसकी अध्यक्षता, ज्वाइंट सीटिंग या दोनों सीटिंग जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं बहुत बार यूपी पीसीएस मेंस प्री, ठीक है, और यूपी असिस्टेंट फॉरेस्टर सभी क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आर्टिकल 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बोला आपको कि आर्टिकल 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से की जाती है, लेकिन उनको आहूत का मतलब है बुलाता कौन है, ठीक है, उन्हें इनवाइट कौन करता है? तो उन्हें जो बुलाता है उन्हें राष्ट्रपति के माध्यम से यानी राष्ट्रपति के द्वारा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 108 के तहत आहूत की जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और कारण है इसका, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संशोधन जो है आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन किसी भी भाग में संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है। जैसे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन संसद नहीं कर सकती है। तो कारण बताया गया है, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, तो यानी आर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं केशवानंद भारती मामले के पश्चात संसद संविधान के उन भागों का संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करते हैं। मूल ढांचे का मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है प्रेम्बल, प्रेम्बल का मतलब है प्रस्तावना, समझ गए। उक्त निर्णय के पश्चात संसद की संविधान संशोधनकारी शक्ति सीमित हो गई है, अतः कथन ए अर्थात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है असत्य है। संसद उससे पहले कर सकती थी, केशवानंद भारती केस के मामले में इसी के बाद संसद को यह अधिकार संसद से छीन लिया गया। 1973 में केशवानंद भारती विवाद जब आया था तो इसमें कहा गया था कि संसद जो है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती है और संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों की उच्चतम विधायी संस्था है, यानी कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, तो भारतीय संसद की जो संप्रभुता है प्रतिबंधित है किसके माध्यम से? न्यायिक समीक्षा से, ठीक है। यानी संसद कोई कानून बनाती है, उसे इम्प्लीमेंट करती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा भी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निस्तारित किया जा सकता है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संसद की संप्रभुता न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। इंग्लैंड जहां संसदीय संप्रभुता सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू है, और इंग्लैंड की बात करेंगे वहां भी संसदीय प्रणाली लागू है, लेकिन वहां पे संसद जो है सर्वोच्च है, संसद को बहुत अधिकार है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को वो पावर नहीं है जो संसद को है, वहाँ पे संसद ही सर्वोच्च होती है। तो बात करेंगे इंग्लैंड जहां संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत लागू है के विपरीत भारत में संसदीय शासन व्यवस्था लागू करते हुए भी संसदीय प्रभुता को स्वीकार नहीं किया गया है। भारत में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को संविधान निर्माताओं द्वारा लागू किया गया है और अमेरिकी संघ की भांति भारत को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को संविधान के आर्टिकल 13, 32
137 तथा 226 के अंतर्गत संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिक वैधता की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन की इसी शक्ति से संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित या सीमित होती है। यानी कोई भी कानून है उसके खिलाफ आप 226 के अनुसार आप हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं और 32 यानी 32 के अनुसार आप सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के अधिकारों में सम्मिलित है। ठीक है, संसद के अधिकारियों में कौन कौन सम्मिलित है तो पूछा गया है, तो इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी सभी चारों। लोकसभा के अध्यक्ष बिल्कुल राइट हो जाएगा, संसद के अधिकारी हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष ये भी संसद के अधिकारी हैं। यानी संसद भाई लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, तो उसके मेंबर भी तो इसी के पार्ट होंगे। ठीक है, लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के अध्यक्ष। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है, अतः राज्यसभा अधिकारी जैसे सभापति, उपसभापति और राज्यसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा के प्रमुख जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव संसद के ही मुख्य अंग होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन संसद में एक गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो गैर सरकारी सदस्य की बात कर रहा है। तो मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सांसद जो होते हैं वो गैर सरकारी सदस्य होते हैं। यानी जिनको मंत्रियों का दर्जा प्राप्त होता है वही सरकारी सदस्य के रूप में जाने जाते हैं, बाकी गैर सरकारी सदस्य जाने जाते हैं। यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सांसद गैर सरकारी होते हैं। अगला है कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन। भारतीय संसद असीमित विधायनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती और संविधान में ने न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका जो है सी। ए इसमें रॉन्ग हो जाएगा, सॉरी ए इसमें सही हो जाएगा, किंतु आर क्या है, गलत है। देखते हैं, भारतीय संसद असीमित विधायनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। ठीक है, भारत में जो है असीमित शक्ति का प्रयोग संसद ही नहीं किसी को भी नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों से शुरू होता है, तो अंतिम सत्ता भारत की जनता में निहित है। और कारण है संविधान ने न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया है। ठीक है, संविधान जो न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया है पूछा गया है, तो इसमें ये रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है, न कि ब्रिटेन की तरह संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है, न कि ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को। अतः संसद जो है असीमित शक्ति का प्रयोग नहीं करती, संसद अपनी शक्ति संविधान से ही प्राप्त करती है। भारतीय संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। संविधान के व्याख्याकार और अभिभावक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वह कौन सा विधेयक है जो 2013 और 14 में अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष से वापस ले लिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दागी विधायकों के संबंधित विधेयक। यानी दागी के विधेयकों से संबंधित जो विधेयक था 2013-14 में अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष से वापस ले लिया था। ये करंट का क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है, तो देख लेते हैं। भारत में राज्य विधानमंडल राज्य सूची पर कानून बनाती है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संसद संघ सूची पर कानून बनाती है, ये भी राइट हो जाएगा। और संसद द्वारा राज्य दोनों समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं, ये भी राइट आंसर हो जाए। संसद तथा राज्य दोनों समवर्ती सूची पर दोनों का अधिकार है, तो ये भी राइट हो जाएगा। और डी है, समवर्ती सूची पर केवल संसद कानून बना सकती है। जब सी में कह रहा है कि संसद जो है तथा राज्य दोनों समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं, तो डी में समवर्ती सूची पर केवल संसद कानून बना सकती है, ये रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं समवर्ती सूची पर संघ सरकार व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में 3 प्रगण थे, अर्थात परिसंघीय, प्रांतीय और समवर्ती। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। तो यहाँ पर विशेषाधिकार की बात की जा रही है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। ये सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। आप देख सकते हैं संसद के सदस्य न्याय निर्णय सेवा से मुक्त हैं। वे संसद के सत्र में किसी न्यायालय से लंबित मुकदमों के प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं, यह उनका व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, जबकि विकल्प में दिए गए अन्य सभी सामूहिक विशेषाधिकार हैं।
आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जो संसद सदस्य होते हैं, ठीक है। संसद सदस्य के खिलाफ कोई भी मामला कोर्ट में चल रहा हो और साथ ही वहाँ पे सत्र चल रहा है, तो सत्र के दौरान संसद सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी उसको कोर्ट में किसी भी मामले की सुनवाई के लिए नहीं बुलाया जा सकता। संसद सत्र के बाद ही उसको बुलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः एक वर्ष में संसद के कितने अधिवेशन होते हैं? तो कितने होते हैं? 3, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः एक वर्ष में संसद के 3 अधिवेशन होते हैं। लोकसभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनकी अधिकतम संख्या 552 है, और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसमें सदस्य संख्या 250 है। सामान्यतः संसद में शीतकालीन सत्र, बजट सत्र और ग्रीष्मकालीन सत्र, ये तीनों बैठकें वर्ष भर में होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है, ठीक है। कथन कह रहा है कि भारत में प्रेसिडेंट तो है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है, ठीक है। और कारण है यहाँ एक मंत्रिपरिषद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, स्टेटमेंट दोनों राइट हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी दोनों का आपस में जो है मिलान नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में प्रेसिडेंट है, बिल्कुल। प्रेसिडेंट कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है। प्रेसिडेंसी क्या होती है? प्रेसिडेंसी होती है अध्यक्षात्मक, ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं है भारत में, क्योंकि वो यूएसए में लागू है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू है, यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली लागू है, इसीलिए भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है। ये राइट हो जाएगा। और कारण है इसका, यहाँ एक मंत्रिपरिषद है, तो मंत्रिपरिषद है इसलिए कारण भी राइट हो जाएगा, यानी दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन इसका आपस में स्पष्टीकरण नहीं है। आप देख सकते हैं भारत ने ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली को ग्रहण किया है जिसमें राज्य प्रमुख केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में राष्ट्रपति अवश्य है किंतु राष्ट्रपतीय प्रणाली नहीं है। भारत और ब्रिटेन दोनों ही देश में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री सहित कुछ सदस्यों से निर्मित मंत्रिपरिषद भी होती है जो विधि निर्माण का कार्य करती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो नहीं है पूछा है। पहला है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और वर्तमान में धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष को अपनाया गया है। दूसरा है संसदीय पद्धति की सरकार, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पर लागू है, बिल्कुल बी भी राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा है संघीय नीति, ठीक है, तो संघीय यूनियन पॉलिसी, संघीय नीति भी लागू है। और डी है राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार इसमें रॉन्ग हो जाएगा। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार वहाँ लागू होती है जहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई जाती है। यानी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अमेरिका का है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका को आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। वहाँ पर जो है राष्ट्रपति रूल्स लागू होते हैं, राष्ट्रपतीय पद्धति प्रणाली वहाँ पर लागू होती है, क्योंकि वहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लागू है। इंडिया में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली लागू है। राष्ट्रपति पद्धति की सरकार अमेरिकी शासन व्यवस्था की विशेषता है, न कि भारतीय शासन की। भारतीय संविधान में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था की गई है, इसीलिए संसदीय व्यवस्था की सरकार की मुख्य विशेषता यह है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में यहाँ पर क्या होता है? इन दोनों के बीच पृथक्करण होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।